ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त महाराष्ट्र के नेता, महायुति के नेता पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर चर्चा को लेकर ये तीनों अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। नई सरकार के गठन पर यह चर्चा हो रही है। तो महाराष्ट्र में महायुति को बम्पर बहुमत मिला और उसके बाद अब ये आम सहमति के साथ महायुति के नेता अमित शाह के साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे हैं। अमित शाह के घर में बातचीत का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर चर्चा की जा रही है। नई सरकार के गठन पर यह चर्चा है। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और महाराष्ट्र के सीएम को लेकर क्या नाम निकल कर आता है बयान हालांकि इस बीच में आए। एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेंगे वो मंजूर होगा। दूसरी तरफ जब देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया कि ये साफ हो चुका है उनके बयान से कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर फैसला होना बाकी है। और सरकार का क्या स्वरूप होगा, किस पार्टी के, महायुति के जो घटक दल हैं उनके मंत्री रहेंगे, क्या स्वरूप सरकार का होगा, क्या कोई महायुति को लेकर संयोजन समिति भी बनाई जाएगी, कोई संयोजक भी होगा, ये भी पता चल पाएगा इस बैठक के बाद। तो ये इस वक्त रात के 11 बजे ये बैठक चल रही है अमित शाह के आवास पर और यही माना जा सकता है या यही कहा जा सकता है कि इस बैठक से ये साफ हो जाएगी स्थिति कि महाराष्ट्र का अगला सीएम महायुति की तरफ से कौन होने जा रहा है। और इसके अलावा ये भी साफ हो जाएगा कि कब महाराष्ट्र के नए सीएम किस तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद सभी इंतजार में कि कब ये फैसला हो और आम सहमति के साथ, बातचीत के साथ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी यानी महायुति, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना भी है, जिसमें अजित पवार गुट के एनसीपी भी इसमें शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। बहुमत 200 के पार, बहुमत जहां 145 का चाहिए 200 के पार इन तीनों ही दलों ने मिलकर सीटें अर्जित की हैं। इनके विधायक जीत कराए हैं। 288 की विधानसभा और इस वक्त दिल्ली में हलचल है। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर ये हलचल है। गाड़ियों का काफिला आप देखते हुए अमित शाह के आवास पर एक एक करके इन नेताओं का पहुंचा और इन नेताओं में महायुति से देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें या अजित पवार की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह आवास पर मौजूद, उनसे मिलने के लिए सभी नेता पहुंचे हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ईआरसीपी को लेकर भी बड़ी खबर है। पीएम पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। जी हां, भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यकाल पर पीएम मोदी प्रदेश को सौगात देंगे। 15 दिसंबर को पीएम मोदी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास की तैयारियों में इस वक्त सरकार जुटी हुई है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर 45,000 करोड़ का कुल खर्च आएगा। केंद्र और राज्यों दोनों की ही तरफ से ये खर्च वहन होगा। ज्यादा शेयर इसमें केंद्र का होगा, राज्य सरकार का भी अपना हिस्सा होगा। और ईआरसीपी के जरिए राजस्थान के लोगों की प्यास बुझाने के लिए, राजस्थान के खेतों की प्यास बुझाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन होगा, महत्वपूर्ण कदम है। और इसको लेकर अब शिलान्यास की तैयारी है। चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, खर्चा आएगा, वक्त लगेगा और पूर्वी राजस्थान समेत राजस्थान के कई जिलों को इस ईआरसीपी परियोजना के पूर्ण होने के बाद लाभ मिलेगा। खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और पानी की जो किल्लत और कमी है वो दूर होगी। सिंचाई के पानी के साथ साथ पेयजल की भी स्थिति बेहतर होगी। और इसको लेकर अब सरकार का जब 1 साल पूरा होगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका शिलान्यास किया जाएगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट बहुत जल्द धरातल के ऊपर नजर आएगा। पीएम मोदी 15 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट की
सौगात देंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 15 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं और करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की शिलान्यास करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सेमेस्टर सिस्टम कागजों में है और इसके लागू होने के बाद से क्लासेस भी नहीं लग रही। साथ ही छात्रों का यह भी कहना है कि बीएससी सेकेंड और थर्ड ईयर के मूल्यांकन के परिणाम जारी हो चुके हैं, लेकिन महाविद्यालय की वेबसाइट पर अभी भी अपलोड नहीं किए गए। इसे लेकर ज्ञापन देते हुए छात्रों ने कहा कि अगर समाधान जल्द नहीं किया गया तो कॉलेज में बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर रखा है। मतलब 3 साल से रिजल्ट में धांधली की जा रही है। स्टूडेंट से रिबेल के नाम पे पैसे वसूल हो जाते हैं, नंबर फिर बाद में 50 तक नंबर बढ़ जाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी द्वारा रिबेल का परिणाम जारी किया है। स्टूडेंट के रिबेल के रिजल्ट जारी मतलब साइट पे अपलोड नहीं किए। यदि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाके पता करता है कि हमारे रिजल्ट अपलोड नहीं हुए अभी तक, तो बोलते हैं कि आपकी कॉपियां चेक नहीं की। जब कॉपियां चेक नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी ने पहले रिजल्ट जारी क्यों कर दिया? नहीं, देखिए, महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं लग रही, फिर भी विद्यार्थियों ने मुझे आज ज्ञापन दिया है। तो उसमें 2 तरह की समस्याएं उनकी हैं। कुछ समस्याएं तो महाविद्यालय से सीधी सी संबंध है, जैसे क्लास नहीं लगना, प्रैक्टिकल की समस्या, ग्राउंड की समस्या, है ना। तो मैंने तत्काल उन समस्याओं के निस्तारण के लिए जो प्रिंसिपल मैडम है उनको फ़ोन करके और उनको कहा है, बल्कि निर्देशित किया है कि हर हालत में अतिशीघ्र बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान जो महाविद्यालय से रिलेटेड है उनका होना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। जैसलमेर के पोखरण में फलसून रोड पर 2 महीने पहले सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले का खुलासा न होने पर नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने जल्द से जल्द वाहन जब्त कर और चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष समेत मृतक के परिजनों ने पहले जुलूस निकाला, फिर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने ज्ञापन में कहा है कि 3 दिन में पुलिस अगर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं करती तो एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 20 सितंबर को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और 26 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी। उसके बारे में हमने आज ज्ञापन दिया है, आज चौथी बार ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और गाड़ी का पता लग गया है कि लोकेशन भी पता चल गई है कि गाड़ी कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले बरामद नहीं कर रहे हैं। अब अगर 4-5 दिन या सप्ताह भर में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे यहाँ एसडीएम ऑफिस के आगे। जैसलमेर जिले के बैया गांव में ओरण गोचर बचाने के लिए दिया जा रहा धरना 25वें दिन आज भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि सोलर और अन्य प्रोजेक्ट ने किसानों, पशुपालकों और जनसाधारण को चिंता में डाल रखा है। विकास के नाम पर पीढ़ियों से आरक्षित भूमियां, जंगल, चारागाह, ओरण और गोचर सभी प्रोजेक्ट के चपेट में आ जाने से नष्ट हो रही हैं। इस कारण ग्रामीण पिछले 25 दिनों से धरना दे रहे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में शुरू हुआ धरना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन से लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक यह धरना जारी रहेगा। यह खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर मेडिसिन रखने और लिखने का अधिकार देने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में नर्सिंग छात्र संगठन की तरफ से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मिली जानकारी के अनुसार झोला छाप लोगों पर कार्रवाई के दौरान प्रतापगढ़ जिले में रजिस्टर्ड नर्स को परेशान किया जा रहा है। उनके नर्सिंग केयर सेंटर पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। आदिवासी अंचल में चिकित्सकों की कमी के कारण पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में रजिस्टर्ड नर्स पर इस तरह की कार्रवाई से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि संगठन में सुनने में आया है, नज़र में आया है, मतलब कि 3-4 दिन पहले पीपलकोट साइड प्रशासन ने कार्रवाई की है रजिस्टर्ड नर्स के ऊपर। और हम सारे नर्स आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे कि या तो हमें आप नौकरी दो, ठीक है सर, नौकरी दो, नहीं तो फिर ये बंद करो कार्रवाई। अनूपगढ़ से खबर, जहां पड़ोसी राज्य पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जहर से मुक्ति आंदोलन के तहत अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में बैठक रखी गई।
बैठक में जहर से मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय व्यापारिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। 3 दिसंबर को पंजाब के लुधियाना में विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने और पंजाब सरकार पर दबाव बनाने की अपील की गई है। आज जहर से मुक्ति आंदोलन के तत्वाधान के अंदर राजनगर के भूमि विकास बैंक के अंदर मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर राजनगर क्षेत्र के मौतवार लोग इस मीटिंग के अंदर उपस्थित रहे। 3 दिसंबर को जो लुधियाना चलो का आह्वान किया गया है, जिसके तहत जो पंजाब से हमारी नहरों के अंदर जो गंदा पानी और जहरीला केमिकल युक्त पानी आ रहा है, इसके चलते इलाका पूरा बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, इसको लेके वो बूढ़ा नाला बंद करने का जो प्रोग्राम है 3 दिसंबर को राजनगर से भी लोग जा रहे हैं। आश्वस्त किया है यहाँ के लोगों ने कि बड़ी संख्या के अंदर राजनगर से लोग जाएंगे। आज की मीटिंग का यही पर्पज था। चूरू में 23 साल की एक लड़की की ऐसी कहानी सामने आई जहां बारात आने से पहले ही उसकी शादी टूट गई। दरअसल लड़की के निकाह वाले दिन आरोपी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया, लिहाजा दूल्हे के पिता ने बारात लाने से मना कर दिया और शादी टूट गई। दुल्हन के दादा ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जो है चूरू निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी। ये जो घटनाक्रम जो है सूरत का बता के जो है कोई रिपोर्ट दी थी, जिस पर जो ये 0 नंबर एफआईआर दर्ज करके हमारे द्वारा जो है सूरत जो है भिजवा दी गई। उसमें जो है सारी कार्रवाई जो है सूरत के द्वारा ही की जाएगी। चूरू के बीहड़ में एक 13 साल की नेपाली लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि नाबालिग के पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उसे राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच करने पर सामने आया कि नाबालिग गर्भवती है। फिलहाल नाबालिग अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। किराए के मकान लेकर रह रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी बहन जो नाबालिग है उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। तो जो अपने डीबी हॉस्पिटल में पीड़िता भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है, जिस संबंध में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जयपुर के शाहपुरा कस्बे से खबर है, जहां नीमका थाना रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास बदमाशों ने एक महिला को झांसे में लेकर महिला से झूमके और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने महिला को भूखा होने की बात कहकर झांसे में लिया और गहनों के बदले महिला को कागज की गड्डी थमाकर जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब एक छोरा सोए दियो है मैं मन गल में जयपुर जाऊंगा मैं गल बता भाई हम एक छोरा जब देश में यार खड़ो हो गया मैं करवाया जब गल लोग में बड़े साइज है जयपुर साइज में कुछ ही बना से कहां बाशिंग मत लोग के सबूत से मेरे के फोड़ दियो उसमें चेता को तो मार काट दे मार कोट दे शेर तो पता नहीं चल गया और मैं यहाँ कब देसी कार्ड पैसा अतिरिक्त ही पैसा की उठाई जाएगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ अभयारण्य में एक बार फिर पैंथर दिखा है। कल शाम जंगल सफारी के दौरान पैंथर दिखाई दिया था, जिसके बाद सैलानियों में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें कि इन दिनों जंगल सफारी के दौरान रोजाना वन्य जीवों की साइटिंग हो रही है। सफारी में पैंथर, भालू, सांभर आदि वन्य जीवों की साइटिंग। सफारी में वन्य जीव दिखाई देने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ में युवती ने नैरकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर पर एसिड से अटैक कर दिया। मामला लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है, त्रिकोणीय प्यार का। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर का 1 साल पहले युवती से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो युवती को परेशान कर रहा था। वहीं आज जब दोनों एक ही कार में सवार थे, इस दौरान बाइक लेकर कार के पीछे चल रही युवती का दूसरे प्रेमी कार से टकरा गया, जख्मी हो गया। मामले में पुलिस ने युवती को डिटेन किया। वहीं सब इंस्पेक्टर का निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। दूसरी प्रेमी को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इतना ही नहीं, मामले में युवती ने भी अपहरण का मामला दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर सब इंस्पेक्टर ने युवती और उसके प्रेमी पर मामला दर्ज कराया है।
ये मामला ये है कि आज हमारे पास दोपहर में सूचना आई थी कि किसी CBN के अंदर जो कोई यहाँ पर पोस्टेड है सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर है ना किसी एक महिला और एक पुरुष ने कोई एसिड अटैक और उनके ऊपर अटैक हुआ है। इस तरह की सूचना आई थी, जिस पर हमारे यहाँ पर SHO और हमारे डिप्टी SP तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने भी जाके वहाँ पर उस लड़के को देखा। जयपुर में SMS अस्पताल में जल्द ही हड्डियों से जुड़ी सर्जरी रोबोट से होगी। SMSS के ऑर्थोपेडिक विभाग ने रोबोट की डिमांड करते हुए SMS मेडिकल कॉलेज को प्रस्ताव भेजा है। SMS में रोबोटिक एंड जॉइंट प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश असवाल ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी की मदद से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि सर्जरी के बाद उसका क्या परिणाम होंगे। रोबोटिक में इससे बहुत बेटर है। ये तो एक शुरुआत ही जो रोबोट का एक शुरुआत वो है, लेकिन रोबोट तो अपने आप में एक अल्टीमेट चीज होती है। उसमें आपको कितने कट लेने हैं, कितना काटना है, कितना आपको सारा सिस्टम वो अपने आप ही करते हैं। उसमें अपने को केवल कमांड देने होते हैं, बाकी रोबोट अपने आप करता रहता है। वो इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी होती है और उसमें जैसे इसमें सॉफ्ट टिश्यू का कोई ज्यादा मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते। वो आपके सॉफ्ट टिश्यू को बचाता है। फिर आपको बैलेंस जो करना पड़ता है, मैनुअल बैलेंस थोड़ा एरर रह सकता है, लेकिन अगर रोबोट से हम करेंगे तो जो मैनुअल जो आपके बैलेंसिंग जो होती है ना जॉइंट की, उसमें रोबोट में आपके बिल्कुल एक्यूरेट होती है। कोटा में बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का स्पेशल शो हुआ। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने आकाश मॉल सिनेमा हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठकर मूवी देखी। विधायक कल्पना देवी ने कहा कि फिल्म में कई ऐसे छुपे हुए तथ्यों को सामने लाया गया है जिन्हें इतिहास में या तो छिपाया गया या तोड़ मरोड़ कर परोसा गया। गोधरा कांड की पृष्ठभूमि को बताने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट फिलहाल राजनीतिक हलकों में इस फिल्म को लेकर के जितनी बड़ी चर्चा है, उसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो बड़े जोर शोर के साथ में एक तथ्य जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा है लाडपुरा विधायक कल्पना देवी जी, जो फिलहाल जो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ में पूरा जो शो है वो बुक करवाया है और इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा रही हैं। ये पिक्चर अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ हुई थी और मेरा बहुत मन था कि मैं इस पिक्चर को देखूं और तभी ध्यान में आया कि क्यों नहीं, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स भी हमारे कार्यकर्ताओं को जब दिखाया था तो वो बहुत उनको अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जब मैं ये पिक्चर देखने जाऊंगी तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही ये पिक्चर देखूंगी। और आज वो दिन है, सभी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के, शहर से, सभी अलग अलग जगह से आए हैं और हमने ये हॉल बुक करा है और हम इस फिल्म को देख रहे हैं। गलत चीज़ों को जो दिखाया गया उसके खिलाफ आज इस प्रोड्यूसर ने बहुत हिम्मत करके एक सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी है। उस सच्चाई को देखने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। शुक्रिया। ग्राउंड जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जो पृष्ठभूमि है गोधरा कांड को लेकर के, वो यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच रही है। यही जो प्रतिक्रिया है वो निकल करके आ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। इनकम टैक्स विभाग ने गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के करीब 23 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध माल ट्रांसपोर्ट की शिकायत मिलने के बाद की गई है। इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर छापा। कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में हड़कंप। राजधानी जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 23 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ अवैध तरीके से सामान ट्रांसपोर्ट करने के मामले में की गई।
उदयपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने आज सुबह दबिश दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हेड ऑफिस है, जहां पर आप अंदर देख सकते हैं। फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है और सबसे पहले दस्तावेज कलेक्शन, डॉक्यूमेंट की जो सर्च है वो की जा रही है। आप देखिए कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें इनकम टैक्स टीम द्वारा अपनी कस्टडी में ले लिया गया। गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम कार्रवाई के लिए उदयपुर पहुंची। गोल्डन ट्रांसपोर्ट के हेड ऑफिस पहुंचकर सबूत जुटाए गए। सूत्रों की माने तो उदयपुर के ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव की कंपनी पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। सर्च चल किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको चेक किया जा रहा है, उसमें किस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखी जा रही है। आप देखिए कि 100 से ज्यादा गाड़ियों ने एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित कुल 3 राज्यों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची थी, जिसमें उदयपुर, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें सर्वाधिक ठिकाने उदयपुर के बताए जा रहे हैं। कुल 19 ठिकाने उदयपुर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। संभवतः बिना बिल के, बिना जानकारी साझा किए तो सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आयकर विभाग ने कुल 23 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उदयपुर में 19, जयपुर में 1, बांसवाड़ा में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी छापा मारा गया। बांसवाड़ा में आयकर विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव के छोटे भाई गोविंद सिंह राव पर शिकंजा कसा। आयकर विभाग की टीम के 8 से 10 सदस्य बांसवाड़ा में कमर्शियल कॉलोनी स्थित गोविंद सिंह राव की फर्म उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने फर्म के ऑफिस में पहले अलग अलग तरह के दस्तावेजों को कब्जे में लिया और उनकी पड़ताल की। फर्म पर कागजात खंगालने के बाद गोविंद सिंह राव के घर पर भी पड़ताल की गयी। सूत्रों की माने तो लंबे समय से आयकर विभाग को ट्रांसपोर्टर कंपनी के वस्तुओं के अवैध परिवहन की सूचनाएं मिल रही थी। माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल प्रारंभिक दौर है, इस कार्रवाई को पूरी होने में अभी कुछ समय लग सकता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मंदिर या मस्जिद की कहानी अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है। निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था। अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जबकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। और दिल्ली से आ रही इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज का बड़ी खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति के नेता एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आए हैं। गुलदस्ता भेंट किया गया। ये जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद पहली मुलाकात होगी। इस दौरान आवास पर पहुंचे अजित पवार भी इस बैठक में मौजूद हैं। मिलने के लिए अमित शाह से आए हैं। आपको बता दें कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और इस बैठक में सरकार का क्या स्वरूप होगा उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और साफ तौर पर बहुत जल्द ही ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नई सरकार के गठन पर चर्चा, जिस चर्चा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के आवास पर महायुति के नेता पहुंचे हैं। महाराष्ट्र फतह करने के बाद महायुति के तीनों दिग्गज नेता पहुंचे हैं, चाहे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की बात कहें, एनसीपी के शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। साथ ही साथ अजित पवार जो एनसीपी पवार गुट के नेता हैं वो भी यहां पर आए हैं। और इस दौरान बैठक का क्या स्वरूप होगा, बैठक का कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, सरकार का क्या स्वरूप होगा, इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। कहीं कि ये बैठक हो रही है और साथ ही साथ इस बैठक में कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया है महायुति सरकार पर ही। महायुति सरकार का गठन होगा, महायुति सरकार से कौन मुख्यमंत्री बनता है ये अपने आप में जल्द ही साफ हो जाएगा। अमित शाह के घर पर यह बैठक है, महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर इसमें चर्चा की जा रही है। और इसके अलावा क्या तस्वीर सरकार की निकल कर आती है ये भी इस बैठक के ज़रिए माना जा रहा है कि साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान आया जिसको लेकर यही समझा गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यही कहा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा फैसला लेंगे, जो करेंगे वो सर्वमान्य होगा, उसको हम सब स्वीकार करेंगे। कुछ और तस्वीरें देखिए अब आप आ चुकी हैं सामने। पूरी तरह से महायुति के नेता यहाँ मौजूद, अजित पवार भी बुके भेंट करते हुए, गुलदस्ता देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को। और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस हैं, जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं। उधर आप ये प्रफुल्ल पटेल को भी देख सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल भी चूँकि वरिष्ठ नेता और अब वो भी महायुति का ही हिस्सा हैं, तो प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम महाराष्ट्र के दिग्गज और बड़े नेताओं ने आकर मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। इस बीच अमित शाह के घर पर महायुति नेताओं की बैठक जारी है यानी अभी ये बैठक चल रही है। इस वक्त ये बैठक चल रही है, जब हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में लगातार चर्चा की जा रही है, इस बैठक में लगातार बातचीत की जा रही है और महायुति के नेताओं का मंथन हो रहा है। अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही है, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीजेपी से अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह हैं। महाराष्ट्र से या कहें कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार इस बैठक में हैं। बैठक में चर्चा महाराष्ट्र सरकार के गठन को लेकर ही हो रही होगी। जो जीत मिली है उसकी बधाई एक दूसरे को दी होगी और साथ ही साथ जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया है, महायुति को सरकार में एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका दिया है, उसको लेकर कैसे आगे सरकार कामकाज करेगी, किस तरह से सभी नेताओं में, सभी पार्टियों में समन्वय बना रहे, तमाम वो मसले, तमाम वो बातचीत के ज़रिए इन मुद्दों को लेकर डिस्कस किया जा रहा होगा। इसी लिहाज से ये महायुति नेताओं की बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब से नतीजे आए हैं उसी के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे, यही माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर, चाहे महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा या महाराष्ट्र सरकार का सीएम जो हैं वो कब शपथ लेंगे, किस तरह का स्वरूप होगा सरकार का, ये तय दिल्ली में ही होगा, ये तय दिल्ली में ही होगा। और नेताओं की तरफ से महाराष्ट्र में बातें भी यही कही गई थी कि सब कुछ ठीक है और कोई परेशानी नहीं, अपनी प्रक्रिया के तहत, अपनी जो प्रक्रिया है उसी के तहत सब मिल बैठकर महायुति के नेता ये तय कर लेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार आगे का गठन होगा और आगे कामकाज किया जाएगा। अब सभी को इंतज़ार, महाराष्ट्र की जनता समेत तमाम उन लोगों को जो बेसब्री से जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज की इस बैठक के बाद ये फैसला हो चुका होगा और इस फैसले के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी। तो ये लगातार आप तस्वीरें अमित शाह के आवास की, अमित शाह के घर की, जब महायुति के नेताओं की मुलाकात हुई है और इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं।